अस्सलाम वालेकुम। ये महफ़िल आज की द ग्रो रीडर्स के नाम से 11 अक्टूबर 2022 को मुनक़्क़द की जा रही है। इसमें हम पहले 45 मिनट में रीडर्स के हवाले से कोई भी नसर की शक्ल में उर्दू लिटरेचर का कोई भी हिस्सा पढ़ सकते हैं। 3:45 तक 45 मिनट का ये दौरानिया होता है। उसके बाद 45 मिनट के बाद आधा घंटा जो कि 3:45 से लेके 4:15 बजे तक इख्तिताम पजीर होता है, उसमें हम उस सवाल जवाब का सेशन रखते हैं। और 3:45 से 4:15 जब ये ख़त्म हो जाता है तो 4:15 से लेके 4:45 पे हम उसके ऊपर गुफ्तगू और बहस का सिलसिला जारी रखते हैं। और 4:45 से लेके 5 बजे तक अगली जो हमारी नशिस्त है, जो अगले महीने की दूसरे मंगल को मुनक़्क़द की जाएगी, उसके बारे में तमाम तर फ़ैसले तय कर लेते हैं। आज का जो मीटिंग का जो पहला अफसाना है वो है सादत हसन मंटो का ठंडा गोश्त। तो आप मुलाहिज़ा कीजिए। ठंडा गोश्त। ईश्वर सिंह होटल के कमरे में दाखिल हुआ। कलवंत कौर पलंग पर से उठी, अपनी तेज़ तेज़ आँखों से उसकी तरफ घूर के देखा और दरवाज़े की चटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर के मुज़ाफ़ात एक अजीब पुरस्रार खामोशी में गर्क थे। कलवंत कौर पलंग पर आलती पालती मारकर बैठ गई और ईश्वर सिंह, जो गालबन अपने परागंदा ख़यालात के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में कृपान लिए एक कोने में खड़ा था। चंद लम्हात इसी तरह खामोशी से गुजर गए। कलवंत कौर थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद ना आया तो दोनों टांगें पलंग से नीचे लटका कर हिलाने लगी। ईश्वर सिंह फिर भी कुछ ना बोला। कलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी। चौड़े चकले कूल्हे, थल थल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ ज़्यादा ही ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज़ आँखें, बालाई होंठ पर बालों का सुरमई गुबार। थोड़ी की साख से पता चलता था कि बड़ी धड़ल्ले की औरत है। ईश्वर सिंह सर निभोड़े एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सर पर कस के बांधी हुई पगड़ी ढीली हुई थी। उसके हाथ, जो कृपान थामे हुए, थोड़े थोड़े लर्ज़ां थे, मगर उसके कदोकामत और खदोखाल से पता चलता था कि वो कलवंत कौर जैसी औरत के लिए मौजूद तरीन मर्द है। चंद और लम्हात जब इसी तरह खामोशी से गुजर गए तो कलवंत को कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज़ तेज़ आंखों को नीचा करके सिर्फ वो इस कदर कह सकी, ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह ने गर्दन उठाकर कलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब ना लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कलवंत कौर चिल्लाई, ईश्वर सैया, लेकिन फौरन ही आवाज़ भींच ली और पलंग पर से उठकर उसकी जानिब जाते हुए बोली, कहाँ रहे तुम इतने दिन? ईश्वर सिंह ने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कलवंत कौर भन्ना गई, ये भी माँ या कोई जवाब है? ईश्वर सिंह ने कृपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था कि वो कई दिनों का बीमार है। कलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईश्वर सिंह से लबालब भरा था, मतलब वो इतना भारी भरकम था। उसके दिल में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो गया। चुनांचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईश्वर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कलवंत कौर के मानूस चेहरे को टटोलना शुरू किया। कलवंत! आवाज़ में दर्द था। कलवंत को सारी की सारी सिमट कर अपने बालाई होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वो उसके दांतों को काटने लगी। ईश्वर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कलवंत को सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कूल्हे पर जोर से थप्पा मारा और
सर को झटका देकर अपने आप से कहा, ये कुड़ी दिमाग ही ख़राब है। झटका देने से उसके केस खुल गए। कलवंत कौर उंगलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईश्वर सैया कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईश्वर सिंह ने कलवंत कौर को घूर के देखा और दफातन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाह गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईश्वर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिया और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ, कहाँ रहे? शहर गए थे? ईश्वर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कलवंत कौर चिढ़ गई। नहीं, तुम ज़रूर शहर गए थे और तुमने बहुत सारा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वो अपने बाप का तुख्म ना हो जो तुमसे झूठ बोले। कलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फ़ौरन ही भड़क उठी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे हुए थे। मुझे तुमने वो तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूट कर लाए थे। मेरी फप्पियाँ ले रहे थे, पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे, कपड़े पहनकर बाहर निकल गए। ईश्वर सिंह का रंग जर्द हो गया। कलवंत कौर ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे नीला पड़ गया? ईश्वर सैया, कसम वाह गुरु की, ज़रूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान की कसम, कुछ भी नहीं। ईश्वर सिंह की आवाज़ बेजान थी। कलवंत को कौर का शुबा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बलाई होंठ भींचकर उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ईश्वर सैया, क्या बात है? तुम वो नहीं जो आज से 8 रोज़ पहले थे। ईश्वर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कलवंत कौर को अपने तनोमंद बाजुओं में समेटकर उसने पूरी कुव्वत के साथ विंभोरना शुरू कर दिया। जानी मैं वही हूँ, गुटगुट पाजियाँ तेरी निकले अडर दी गर्मी। कलवंत कौर ने कोई मजामत ना की, लेकिन वो शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात हो क्या गया था? बुरे की माँ का दर्द हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ ना। मुझे अपने हाथों से जिलाओ अगर झूठ बोलूं तो। ईश्वर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठों में गाड़ दिए। मूंछों के बाल कलवंत कौर के नथनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। दोनों हंसने लगे। ईश्वर सिंह ने अपनी सदरी उतार दी और कलवंत कौर को शहवानी नज़रों से देखकर कहा, आ जाओ, एक बाजी ताश की हो जाए। कलवंत कौर के बालाई होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफान हो। ईश्वर सिंह ने उभरे हुए कूले पर जोर से चुटकी भरी। कलवंत कौर तड़प कर एक तरफ हट गई। ना कर ईश्वर सैया, मेरे दर्द होता है। ईश्वर सिंह आगे बढ़कर कलवंत कौर का बालाई होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और हिचकिचाने लगा। कलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईश्वर सिंह ने अपना कुर्ता उतार कर फेंक दिया और कहा, लो फिर हो जाए तड़प चाल। कलवंत कौर का बालाई होंठ कपकपाने लगा। ईश्वर सिंह ने दोनों हाथों से कलवंत कौर की कमीज़ का घेरा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं उस तरह उसको उतार कर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूर के उसके नंगे बदन को देखा और ज़ोर से बाजू पर चुटकी लेते हुए कहा, कलवंत, कसम वाह गुरु की, बड़ी करारी औरत है तू। कलवंत कौर को अपने बाजू पर उभरते हुए लाल धब्बे देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईश्वर सैया। ईश्वर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्कुराया। होने दे आज जालिम। और ये कहकर उसने मजीद जुल्म ढाने शुरू कर दिए। कलवंत कौर का बालाई होंठ दांतों तले कपकपाया।
कान की लौं को काटा, उभरे हुए सीने को भिंभोड़ा। अब वो जो उसका प्रोसेस है, भरे भरे कूलों पर आवाज़ पैदा करने वाले चांटे मारे, गालों के मुंह भर भर के भोसे लिए, चूस चूस कर उसका सारा सीना थूकों से लथेड़ दिया। कलवंत को तेज़ आंच पर चढ़ी हुई भांडी की तरह उबलने लगी, लेकिन ईश्वर सिंह इन तमाम हिलों के बावजूद खुद में हरारत पैदा न कर सका। जितने गोर और जितने दावों से याद थे, सब के सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, पर कोई कारगर ना हुआ। कलवंत कौर ने, जिसके बदन के सारे तार तन को खुद ब खुद बजा रहे थे, गैर ज़रूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वर सैया काफ़ी फेंट चुका है, अब फेंक पत्ता। ये सुनते ही ईश्वर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हांफता हुआ वो कलवंत कौर के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर ही होता रहा, लेकिन जब कलवंत कौर के मुंतज़िर बअमल अज़ा को सख्त नाउमीदी हुई तो वो छलांग झल्लाकर पलंग से नीचे उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसको उतार कर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर नथने फुलाकर उपरे हुए लहजे में कहा, ईश्वर सैया वो कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रह कर आया है और जिसने तुझको नचोड़ डाला है। ईश्वर सिंह पलंग पर लेटा हाँफता रहा और उसने कोई जवाब न दिया। कलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो चड्डू, कौन है वो उल्फती, कौन है वो चोर पत्ता? ईश्वर सिंह ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, कोई भी नहीं कलवंत, कोई भी नहीं है। कलवंत कौर ने अपने भरे हुए कूल्हों में पर हाथ रखकर एक अज़्म के साथ कहा, ईश्वर सैया मैं आज झूठ सच जान के रहूँगी। वह गुरु की कसम, क्या इसकी तय में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कलवंत कौर ने उसकी इजाज़त न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तिक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। अब खा वाह गुरु की कसम, क्या इसकी तह में कोई औरत नहीं? ईश्वर सिंह ने बड़े दुख के साथ इस बात में सर हिलाया। कलवंत कौर को बिल्कुल दीवानी हो गई थी। लपक कर कोने में से कृपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतार कर एक तरफ फेंका और ईश्वर सिंह को पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फवारे छूट पड़े। कलवंत कौर की इससे भी तसल्ली ना हुई तो उसने वैशी बिल्लियों की तरह ईश्वर सिंह के केस नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वो अपनी नामालूम सोत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईश्वर सिंह ने थोड़ी देर के बाद नकात भरी इल्तिजा की, जाने दे, अब कलवंत जाने भी दे। आवाज़ में बल्ला का दर्द था। कलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईश्वर सिंह के गले से और उसकी मूंछों पर से गिरते हुए उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने लर्जा होंठ खोले और कलवंत कौर की तरफ शुक्रिया और गिले की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कलवंत कौर का हसद फिर भड़का, मगर वो कौन है तुम्हारी माँ? लहू ईश्वर सिंह की जुबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका जायका चखा तो उसके बदन पर झुरझुरी सी दौड़ गई। ओ मैं 6 आदमियों का कत्ल कर चुका हूँ इस कृपान से। कलवंत कौर के दिमाग में सिर्फ दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूँ, कौन है वो हरामजादी? ईश्वर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कलवंत कौर से कहा, गाली ना दे इस भड़वी को। कलवंत चिल्लाई,
मैं पूछती हूँ वो कौन है? ईश्वर सिंह के गले में आवाज़ रिंध गई। बताता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना जीता जीता खून देखकर मुस्कुराया। इंसान मायाबी एक अजीब चीज़ है। कलवंत कौर उसके जवाब की मुंतज़िर थी। ईश्वर सैया, तू मतलब की बात कर। ईश्वर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूँछों में और ज़्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और वो जब बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कलवंत कौर, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ है। इंसान कुड़ी या भी एक अजीब चीज़ है। शहर में लूट मची तो सब की तरह मैंने भी उसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और पैसे रुपए जो भी हाथ लगे वो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन एक बात तुम्हें नहीं बताई। ईश्वर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जो न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईश्वर सिंह ने मूंछों पर जमते हुए लहू को फूंक के जरिए से उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए इसी कृपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर, उसको उठाकर मैं साथ ले आया। कलवंत कौर खामोशी से सुनती रही। ईश्वर सिंह ने एक बार फिर फूंक मार के मूंछों पर से लहू उड़ाया। कलवंत जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी वो। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा नहीं ईश्वर सैया, कलवंत कौर तो हर के मज़े तो तू हर रोज़ लेता है, ये मेवा भी चख ले कि वो इतनी खूबसूरत थी। कलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूँ, और मैं उसे कंधे पर डालकर चल दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थोड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा फेंटूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं। ये कहते कहते ईश्वर सिंह की जुबान सूख गई। कलवंत कौर ने थूक निकलकर अपना हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह के हलक से बमुश्किल ये अल्फाज निकले, मैंने पत्ता फेंका, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। कलवंत कौर ने उसे झंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईश्वर सिंह ने अपनी बंद होती हुई आंखें खोलीं और कलवंत के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थरक रही थी। वो मरी हुई थी, लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कलवंत कौर ने अपना हाथ ईश्वर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। ये